तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे पहला टॉपिक है, पहले ये समझ लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? तो देखो, इलेक्ट्रो माने चार्ज और स्टैटिक्स मतलब ऐसा फिजिक्स का पार्ट जिसमें हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट को पढ़ें जो स्टैटिक हो, मतलब रुका हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? चार्ज एट रेस्ट, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग डील करेंगे रुके हुए चार्ज को। और कोई चार्ज कब रुका होता है? जब उस पर नेट फोर्स 0 हो। तो पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तब तक कोई भी चार्ज कैसा होगा? रेस्ट में होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी डील विद दोज चार्जेस विच आर एट रेस्ट एंड सिंस द चार्जेस आर एट रेस्ट। भाई कोई चीज रुकी हुई कब होगी? जब उस पर नेट फोर्स 0 हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग ये देखेंगे कि चार्ज रुका हुआ है क्योंकि उस पर नेट फोर्स 0 है, और उसके बारे में हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज ऐसा कब हो सकता है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी डील विद चार्जेस एट रेस्ट। इसमें हम लोग कैसे चार्ज को पढ़ेंगे? जो रुका हुआ हो। रुके हुए चार्ज को पढ़ने वाली ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लियर है? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आप एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि दुनिया का कोई भी आइटम हो वो न्यूट्रल होता है, मतलब उस पर नेट चार्ज 0 होता है। देखो, सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, हीलियम ले लो, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ये सब न्यूट्रल होते हैं। अब न्यूट्रल क्यों होते हैं इसको बहुत अच्छे समझना। देखो, कोई भी आइटम ले रहा हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल सोडियम का, तो सोडियम आप अच्छे से जानते हैं, सोडियम के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि सोडियम एटम एक ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो अगर इसमें 11 एटॉमिक नंबर है इसका, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी 11। तो प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव होते हैं उनकी संख्या इसमें है 11, तो 11 प्रोटॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन भी इसमें होते हैं 11, और न्यूट्रॉन इसमें होते हैं 12। तो न्यूट्रॉन इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करनी नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग केवल उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जहां चार्ज होगा। तो प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने तो प्रोटॉन होते हैं और उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन एनी एटम। कोई भी एटम ले लो, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो, जो खास बात है वो ये है कि प्रोटॉन का जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, वो प्रोटॉन में कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻90। इतना पॉजिटिव, इतने 90 कूलम, -90 कूलम का पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पर इतना ही 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। तो इन दोनों पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम है। इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज है, और इनकी संख्या भी बराबर है। तो 11 प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा? इसमें 11 से मल्टीप्लाई करोगे। 11 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई करोगे। अब जरा देखो, दोनों की चार्ज की वैल्यू बराबर आई, दोनों को जोड़ोगे, साइन अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एटम हो उस पर नेट चार्ज 0 होता है। तो एटम्स आर न्यूट्रल व्हाटएवर दे आर। वो कोई भी एटम हो वो न्यूट्रल होगा, उसका एटॉमिक नंबर चाहे हाई हो चाहे लो हो। पहले बताओ, ये बात समझ में आई? सबको ये बात समझ में आ गई कि एटम न्यूट्रल होते हैं? बोलो भाई, द एटम्स आर न्यूट्रल। इसके पीछे की रीजनिंग समझ में आई? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अपोजिट होते हैं और बराबर होते हैं, तो कैंसिल कर देंगे। ये क्लियर है? अब देख, दूसरी बात सुनो। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भैया ये बताओ, क्या एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है? इज देयर पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम? इज देयर पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम? तो इसका आंसर क्या होगा? क्या एटम में पॉजिटिव चार्ज होते हैं? तो इसका आंसर है यस। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। कहां पर? प्रोटॉन में। और प्रोटॉन कहां होता है? न्यूक्लियस में।
अब देखो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। एटम के अंदर प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। अब ये प्रोटॉन आपस में कैसे बंधे होते हैं, एक दूसरे से ही बंधे होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्शन का है। अब ये प्रोटॉन इतने अधिक फोर्स से बंधे हुए हैं कि आप न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते, यानी आप एटम के न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते। इसका मतलब आप प्रोटॉन को आप भूल ही जाइए, क्योंकि वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधा हुआ है। तो अब आपके पास बचा कौन, इसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन। अब केवल इलेक्ट्रॉन ही बचा, तो इसी को आप क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से निकाल सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में आप बाहर से दे सकते हैं। यानी प्रोटॉन का, देखो किसी एटम के तीन पार्ट है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन तो बेकार है इस लेसन में, क्योंकि इस पे चार्ज नहीं होता। अब बचा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन भी एक तरह से बेकार हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस में वो बंधा हुआ है, उसको निकालना एक तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसके लिए, और उतनी एनर्जी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को तोड़ने के लिए तो उससे ज़्यादा फोर्स कहाँ लाओगे, क्योंकि ये ऑलरेडी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो आप इसको भी, आप प्रोटॉन को भी भूल जाओ, तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर कहाँ रुका, इलेक्ट्रॉन पर। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी एटम के आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसको बोलेंगे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज की कमी यानी पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। और अगर आपने इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में कहीं से लाके दिया तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस माने अधिकता, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव की अधिकता मतलब होता है पॉजिटिव। नेगेटिव की अधिकता यानी एक्सेस से मतलब होता है नेगेटिव। मतलब अगर कहीं पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर कहीं पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो जान लो वहां पर नेगेटिव चार्ज है। अगर कहीं पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो जान लो वहां पॉजिटिव चार्ज है। अब चार्ज को वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के टर्म में ही बोलेगा, तो क्या बोलेगा, किसी एटम के ऊपर, किसी आयन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, वो चार्ज को हमेशा इलेक्ट्रॉन के टर्म में बोलेगा। बताओ ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, बोलो भाई, ये बात समझ में आई कि कुछ भी हो जाए सिर्फ दो ही चीज होगी, या तो इलेक्ट्रॉन को एटम से निकाला गया होगा तो इसको बोलेंगे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एटम बाहर से एटम इलेक्ट्रॉन लेगा या दिया जाएगा तो इसको बोलेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको चार्ज जो है वो दो ही तरह से दिखाई देगा, या तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो ये बात समझ में आ गई, बोलो भाई ये बात एकदम क्लियर है। एटम न्यूट्रल होता है, क्यों, क्योंकि एटम के अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन का चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर और इक्वल अपोजिट है, कैंसिल हो गया। अब बचा कि भाई किसी भी आयन को कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे जनरेट करेंगे, तो उसका आंसर ये है कि एटम को या तो इलेक्ट्रॉन बाहर से दो तब वो नेगेटिव चार्ज कहा जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालो। सिर्फ दो ही तरीके आपके पास हैं जिससे आप चार्ज जनरेट कर सकते हैं। तो दिमाग में फीड कर लीजिए कि सारा गेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सारा गेम जाकर डिपेंड हो गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, और यहीं से एक टॉपिक निकल के आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कौन सा टॉपिक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये एक तरह से आप कह सकते हैं पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और इसको पढ़ने के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस आपको इतना समझ में आ जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये स्मॉलेस्ट चार्ज है, यानी इससे छोटा चार्ज आप जनरेट नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि दुनिया का कोई भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ही बनाया गया होगा। तो ऑल द चार्जेस आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो चीज समझ में आ जाए तो आपको क्वांटाइजेशन समझ में लगभग आ गया है।
बस इसमें एक दो चीज मैं और जोड़ दूंगा, बस इतनी बात क्लियर है। तो सर अगर हाँ बोलो। अगर इलेक्ट्रॉन सारे चार्ज बने हैं हाँ तब क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल चार्ज बोल सकते हैं उसको? हाँ, इलेक्ट्रॉन ही सबसे, जैसे हम लोग पढ़ते थे, एकदम सही बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही फंडामेंटल चार्ज है। जैसे हम लोग पढ़ते थे फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो उसी से दुनिया का सब फोर्स हम लोग पढ़ लिए, तो वो फंडामेंटल फोर्सेस है। वैसे ही हम लोग जब डायमेंशन पढ़े थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो आवाज बंद कर दो, आवाज बंद कर दो। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग क्या पढ़े थे, 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है, मास, लेंथ, टाइम, तो वो जो 7 थी उसी से हमने सब पढ़ा था, तो वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गई। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज फंडामेंटल चार्ज है, क्योंकि इसी से सारे चार्ज बने हैं। तो ये एकदम सही बोल रहा हूँ, दिस इज सिमिलर टू फंडामेंटल चार्ज, आप बोल सकते हैं, एकदम क्लियर। अब देखें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसको समझिए। क्वांटाइज माने होता है, क्या माने, क्वांटाइज माने, क्वांटाइज माने होता है फिक्स अमाउंट। क्या होता है, क्वांटाइज माने फिक्स अमाउंट। क्वांटाइज का मतलब होता है किसी चीज का फिक्स अमाउंट पे होना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन को आप आधे पार्ट में तोड़ नहीं सकते, इसका 1/3 कर नहीं सकते, ये हमेशा फुल इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। इसको आप और छोटे पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते। तो कोई भी चीज आप बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन से ही बनेगा। तो क्या क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप ले सकते हैं, वो फिक्स है। क्वांटाइज माने चार्ज का नेचर फिक्स है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है, चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू का नेचर फिक्स है। अब नेचर फिक्स का मतलब क्या है, जैसे देखिए किसी आइटम पर क्या क्या चार्ज हो सकता है, इसको समझाने के लिए मैं ऐसे आपको पैसा वाला समझा दूं। जैसे अगर बोला जाए कि पूरी दुनिया में केवल 1 रुपए का सिक्का चल रहा है बस, तो किसी के पास क्या क्या रुपया हो सकता है, मतलब ये मान लीजिए कि केवल 1 रुपए का सिक्का ही मार्केट में अवेलेबल है। उसी के टर्म में कोई अमीर है, गरीब, चाहे जितना पैसा होगा उसको आप ये ऐसे समझिए कि 1 रुपए के सिक्के से ही बनाया होगा। 500 की नोट, 100 की नोट, 10 का सिक्का सब बंद। तो देखो क्या क्या हो सकता है, हो सकता है उसके पास 1 रुपया ना हो, तो क्या बोला जाएगा, 0 रुपए। उसके पास कोई पैसा नहीं है भाई, 0 रुपए। उसके पास 1 रुपए है, पॉसिबल है, 1 रुपए का 1 सिक्का। उसके पास 2 रुपए है, ये भी पॉसिबल है, 1 रुपए का 2 सिक्का। उसके पास 3 रुपए है, ये भी पॉसिबल है। तो 3, 4 ऐसे करते हुए बहुत ज्यादा, यानी इनफाइनाइट तक पॉसिबल। तो ये सारे पैसे पॉसिबल हैं, ये मैं रुपया लिख रहा हूँ, रुपीज। तो ये सब पॉसिबल है, क्योंकि 1 रुपया मतलब 1 का 1 सिक्का, 4 रुपया मतलब 1 रुपए का 4 सिक्का। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यार उसके पास 50 पैसा है, मतलब 0.5 रुपीज, 0.50 रुपीज मतलब 50 पैसा है उसके पास, तो आप जानते हैं पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 50 पैसा अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो ये आप नहीं रख सकते। क्या आप 1.5 रुपया रख सकते हैं, 1.50 रुपीज? क्या आप ये रख सकते हैं? नहीं, आप ये भी नहीं रख सकते। ऐसे आप 100.90, 100 रुपया 90 पैसा ये रख सकते हैं? नहीं, ये भी नहीं रख सकते। तो दशमलव में रुपीज पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन में पैसा पॉसिबल नहीं है। कैसा पॉसिबल है, पूर्णांक में। तो यही जो रुपया है 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट, इसी रुपया की जगह रिप्लेस कर दीजिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपका क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। यानी अगर मैं ये बोलूं कि कोई भी दुनिया का चार्ज लिखो, तो चार्ज आप कैसे लिखेंगे? हो सकता है कोई चार्ज ना हो, 0। हो सकता है वो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन से बना हो, तो 1 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन से बना हो, तो 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। हो सकता है 3 रुपए से बना हो, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन से। हो सकता है 4 इलेक्ट्रॉन से बना हो। ऐसे बढ़ते हुए ये बहुत ज्यादा चार्ज तक जा सकता है। लेकिन पॉसिबल क्या नहीं है, 1.5 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल नहीं है। 2.9 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल नहीं है। तो दशमलव में इलेक्ट्रॉन का अगर इलेक्ट्रॉन का जो मल्टीपल है, ध्यान सुनो मेरा जो शब्द है उसको ध्यान दो, अगर इलेक्ट्रॉन का जो मल्टीपल है वो पूर्णांक है, मतलब वो नंबर है, यानी इंटीजर है, 1, 2, 3, 4, चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मल्टीपल है वो इसी कैटेगरी में आना चाहिए, उसको बोलते हैं इंटीजर मल्टीपल, 1, 2, 3, 4 ऐसा, तब तो वो चार्ज पॉसिबल है।
लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जो मल्टीपल है उसमें दशमलव वाला कोई नंबर है, दशमलव 1.5, 2.9, तो ये सब चार्ज पॉसिबल नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का फिक्स होना। मतलब ये फिक्स है कि उसका जो पूर्णांक होगा, इस इलेक्ट्रॉन का जो मल्टीपल होगा वो होल नंबर होगा, ये फिक्स है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के नेचर का फिक्स होना। बोलो ये बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? सर ठीक, तो कुछ मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप उसका आंसर दीजिएगा। पहले एक चीज जान लो, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतने इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। अब मैं कुछ चीजें पूछूंगा, कैसा ये चार्ज का नेचर क्या होता है? माइनस होता है, सब लोग जानते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि सोडियम प्लस, ये लिखा है Na+, तो इसका मतलब क्या समझते हैं आप? Na+ का क्या मतलब समझते हैं आप? पहले इसका मतलब बताइए। Na+ का क्या? इलेक्ट्रॉन की कमी है। हाँ, Na+ का मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है या किसी ने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया है, फाइनली इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? 1 कूलम का। बोलो, इसके ऊपर 1 कूलम का चार्ज आएगा, हाँ या ना? Na+ पर 1 कूलम का चार्ज होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? पता नहीं, कंफ्यूजन। ठीक है, कोई और बोले। Na+ पर 1 कूलम का चार्ज है, हाँ या ना? ऐसे ही मैग्नीशियम Mg+2 पर 2 कूलम का चार्ज है, हाँ या ना? ना, ये दोनों ना, ना और ना। ठीक, तो बता सकते हो क्यों? क्यों बता सकते हो? एक इलेक्ट्रॉन निकला है, एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होगा रकम। हाँ देखो, ये एकदम सही बात बोल रहा है कि Na, ठीक है, एकदम सही बोल रहा है तू। ये बोल रहा है कि Na+ का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना प्लस होगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकला है तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बोलो समझ पाए? जैसे आप लोग बोल देते हैं Na+ पर 1 कूलम चार्ज है, Na+ पर 1 कूलम चार्ज नहीं हो गया, Na+ पर 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर पॉजिटिव चार्ज है। Mg+2 पर कितना चार्ज है? मैग्नीशियम+2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन की कमी दिखाई है। ऐसे ही एल्युमिनियम+3 पर चार्ज सब लोग समझ गए। एल्युमिनियम+3 का मतलब समझ जाओगे, चार्ज समझ जाओगे। एल्युमिनियम+3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसके ऊपर कितना चार्ज है? 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का प्लस चार्ज। सही है? समझ में आया ना? अरे भाई समझे? समझ पा रहे हो? चलो बताओ, फॉस्फेट Pu4 माइनस माइनस माइनस, फॉस्फेट -3, इस पर कितना चार्ज है? फॉस्फेट आयन में हो गया। अरे कोई Pu4 कोई आयन उसके ऊपर -3 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब? अरे यार, इस पर 3 माइनस लिखा है, इसका 3 माइनस का मतलब है इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया है। अब इलेक्ट्रॉन बाहर से इसको अगर मिला है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अरे बोल दो भैया, तो इसके ऊपर 3, सुनो, इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये हो गया -3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 16 × 48 -4.8 × 10⁻⁻19 कूलम। बोलो बात समझे? क्या बात समझे?
Yes, sir. ठीक, अब एक चीज सुनो, तुम्हारी बुक में लिखा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में लिखा हुआ है स्टेटमेंट कि ऑल द चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा है? ऑल द चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा होगा? कोई भी चार्ज हो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। लेकिन जब उसका नीचे स्टेटमेंट लिखा है तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से सुनो। ऐसे लिखा है उससे थोड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है। जैसे लिखा है Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। अब जब ऐसे लिखा है कि Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, इसमें Q क्या है? इसमें Q है चार्ज, इसमें E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। इसमें N क्या है? इसमें N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q क्या है? चार्ज। कैसे बना होगा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल। तो N आप जान रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर क्या होगा आप समझ रहे हैं? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। ये समझ में आ रहा होगा? ये समझ में आ रहा होगा? अरे भाई, दुनिया का कोई भी चार्ज हो वो कैसे बना होगा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का या तो 1 टाइम होगा, या 0 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। तो वही तो लिखा है जो भी मैं लिखा था। 1 0 ई मतलब 0, 1 ई मतलब ई, 2 ई, 3 ई, 4 ई। अब ये चीज तो मैं लिख रहा था, ये तो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ लिखा है Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। अब ये बता दो कौन सा ऐसा चार्ज है जो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है? ऐसा कोई चार्ज नहीं है जो प्लस भी हो माइनस हो, दोनों एक साथ हो। भाई प्लस चार्ज हो सकता है, माइनस चार्ज भी हो सकता है, लेकिन कोई भी चार्ज प्लस माइनस दोनों नहीं हो सकता। तो इसका मतलब वो ये कह रहा है, इसको ऐसे पढ़ो, कोई भी चार्ज Q इज इक्वल टू या तो आइदर प्लस एनी और माइनस एनी। तो ये दोनों कंडीशन का फॉर्मूला मिला के लिख दिया, दोनों एक साथ मत लगाना। तो अगर ये चार्ज जो दिया है वो पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस लिखोगे, तो यहाँ भी प्लस लिखोगे, तब माइनस नहीं लिखोगे। और अगर ये चार्ज माइनस है तो यहाँ माइनस लिखोगे, तब यहाँ भी माइनस लिखोगे। यानी जो साइन यहाँ लिखोगे वही साइन यहाँ लिखोगे, वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। जो साइन आप यहाँ लिखोगे चार्ज, इस चार्ज का माइनस, तो यहाँ भी माइनस, कैंसिल हो गया माइनस माइनस। तो ये जो n है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या आप मेरी बात समझे? क्या आप मेरी बात समझे? बोले मेरी बात समझ में आ रही है? जो मैं कह रहा हूं मेरी बात समझ में आ रही है? या तो आपको लिखना है Q इक्वल टू प्लस एनी, तब यहां प्लस होगा, या लिखना है आपको Q इक्वल टू माइनस एनी, तब यहां माइनस होगा। ठीक? तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जरा मुझे आंसर दीजिए। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है, आपके बुक में भी दिया है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब चार्ज? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब चार्ज? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब चार्ज? एक कूलम्ब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं। एक कूलम्ब चार्ज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं। ये तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। बताएं, कोई बताएगा? कोई स्मार्ट बच्चा बताएगा? तो देखिए कैसे लगाएंगे आप इसको। आप लिखेंगे पहले Q इज इक्वल टू, आप इसको लिखेंगे ऐसे Q इक्वल टू एनी, क्योंकि एक कूलम्ब प्लस है 1 कूलम्ब, तो आप यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस, तो n भी प्लस आएगा और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। तो यहाँ से जब आप n सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलम्ब। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ये इतनी बड़ी संख्या आएगी। अब ध्यान दो, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, मुझे बताओ ये बड़ी संख्या है या छोटी संख्या है? 6.25 गुणे 10 की घात 18, क्या ये बड़ी संख्या है? देखो
6.25 गुणे 10 की घात 18। तो इसके आगे जब तुम 18 जीरो बढ़ाओगे तो पहले ये हट गया, अब 16 जीरो बढ़ाओ तो तुम इसे पढ़ नहीं पाओगे कितना रुपया है ये। अगर रुपया पढ़ो तो ये रुपया पढ़ नहीं पाओगे, बहुत बड़ा नंबर है ये। यानी एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत बड़ी आ रही है। इसका मतलब जो कूलाम है, कूलाम वो चार्ज की बहुत बड़ी यूनिट है। कूलाम इज ए वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज। समझ पाए? जैसे आपके एग्जाम में आए कि एक कूलाम चार्ज की कैसी यूनिट है, बड़ी यूनिट है या छोटी यूनिट है या बहुत बड़ी यूनिट है, तो उसका आंसर है बहुत बड़ी यूनिट है। ये बात समझ में आई? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा आ रही है भाई। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? ये बात क्लियर है? बोले एक कूलाम चार्ज की बहुत बड़ी यूनिट है, कारण समझ में आया? अब कुछ और छोटी यूनिट देख ले। अगर कहीं लिखा हो मिली कूलाम, मिली कूलाम तो उसका मतलब होता है 10⁻³ कूलाम। अगर कहीं लिखा है माइक्रो कूलाम तो इसका मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलाम। अगर कहीं लिखा रहता है नैनो कार, जो डिब्बा कार आती है नैनो कार, तो 10⁻⁹ कूलाम। अगर कहीं लिखा हो पिको कूलाम तो इसका मतलब होता है 10⁻⁻12 कूलाम। मिली कूलाम को स्मॉल m इंटू सी लिखते हैं, माइक्रो को म्यू इंटू सी लिखते हैं, नैनो को स्मॉल n इंटू सी लिखते हैं, पिको को p इंटू सी लिखते हैं। ये बात समझ में आई? मिली कूलाम में 10⁻³ कूलाम, माइक्रो कूलाम में 10⁻6 कूलाम, नैनो कूलाम में 10⁻9 कूलाम, पिको कूलाम में 10⁻12 कूलाम। ये बात समझ में आई? क्लियर है ये? ठीक, तो जरा मैं एडिशन दे रहा हूं, जरा जोड़ के बताओ कितना आएगा। एक जोड़ दे रहा हूं, इसको जरा जोड़ो। 1 पिको कूलाम प्लस 2 नैनो कूलाम। जरा इसी को जोड़ के बताओ कि कितने माइक्रो कूलाम आएंगे। एक पिको कूलाम में 2 नैनो कूलाम जोड़कर आंसर माइक्रो कूलाम में बताना है भाई। आंसर माइक्रो कूलाम में बताना है। माइनस पिको माने 10⁻12, नैनो मतलब 10⁻9। पिको माने 10⁻12, नैनो मतलब 10⁻9। चलो बोलो क्या आएगा। माइक्रो कूलाम में बताना है। एक पिको कूलाम और 2 नैनो कूलाम को जोड़कर आंसर माइक्रो कूलाम में बताना है। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? कितना टाइम लगा रहे हो? बहुत टाइम लगा रहे हो भैया। आंसर बोलो। बोलो बोलो। पिको कूलाम मतलब 10⁻⁻12 कूलाम। इसमें बताना है माइक्रो में 2 × 10⁻⁹ कूलाम बताना है माइक्रो में। तो इसमें 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6 कर लो 2 बार, प्लस 2 × 10⁻⁻6 × -3। देखो 12 को जो -12 है उसको -6 2 बार लिख लिए, और जो -9 है उसको -6 और -3 लिख लिए। अब इन दोनों में 10⁻⁻6 वाला टर्म कॉमन कर लो,
तो 10 की पावर -6 हो गया कॉमन। अब यहाँ क्या बचा 10 की पावर -6 प्लस यहाँ क्या बचा 2 इंटू 10 की पावर -3 और 10 की पावर -6 कूलम, ये तो हो गया तुम्हारा माइक्रो कूलम। देखो 10 की पावर -6 कूलम ये पूरा मिलाकर हो गया माइक्रो कूलम। तो तुम्हारा आंसर आया ये प्लस ये। अब ये 10 की पावर -6 कितना है और 2 इंटू 10 की पावर -3 कितना है, ये समझ रहे होगे, समझ रहे हो कि नहीं। ये देखो इतना है 2 इंटू 10 की पावर -3, इसका मतलब है 0.002 और 10 की पावर -6 का मतलब है 0.00000012345 अब जरा इन दोनों को ऐड करो तो आंसर आएगा 0.0020001 माइक्रो कूलम, ये आंसर आया 0.0020001 माइक्रो कूलम, ये आंसर आया। क्या बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो क्वांटाइजेशन आप 4 समझ गए। यस सर। ठीक, ऐसे में और न्यूमेरिकल दिया हुआ है, लगाइए आप लोग। अब देखो अगला टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। क्या कौन सा टॉपिक है? कूलॉम्स लॉ। हम लोग एकदम क्रम से चल रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं कूलॉम्स लॉ। ठीक, तो ऐसा करते हैं एक बार